भारत में तुर्की शासन की शुरुआत कैसे हुई और बख्तियार खिलजी कौन था? नालंदा अकेली यूनिवर्सिटी नहीं थी जो जली थी, बल्कि इसके साथ एक और बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था जिसे पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। इन सब की शुरुआत हुई एक भारतीय राजा की मृत्यु के बाद। वही राजा जिसे आज हम जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के सबसे बड़े दुश्मन और एक गद्दार के रूप में। तो आइए आज जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर और बहुत कुछ। देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों, आशा है कि आप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, साल 1192 में जब पृथ्वीराज थर्ड यानी पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई, यानी तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, उसके बाद मोहम्मद गोरी भारत के जो जीते हुए हिस्से थे उन्हें अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस गजनी चला गया। अगले 2 सालों में ये जो तुर्की थे ये गंगा दोआब के ऊपरी हिस्सों को अपने कब्जे में करते गए और गहड़वालों ने भी इसका कोई खास विरोध नहीं किया। गहड़वाल यानी वही वंश जिसका राजा था जयचंद, जिसकी बेटी थी संयोगिता, जिनकी शादी हुई थी राजा पृथ्वीराज चौहान से। साल 1194 में मोहम्मद गोरी वापस भारत आया। 50,000 की सेना के साथ वो कन्नौज की तरफ बढ़ा और तब कन्नौज के पास फिरोजाबाद में हुआ चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच। जयचंद ने इस युद्ध में बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही निपुणता से मोहम्मद गोरी का सामना किया, पर फिर उसे एक तीर लगा और उसकी मृत्यु हो गई और इसी के साथ कन्नौज की जो सेना थी उसकी हार हुई। इसके बाद मोहम्मद गोरी बनारस की तरफ बढ़ा और बनारस में उसने बहुत सारे मंदिरों को लूटा और फिर उन्हें तोड़ दिया और इसी के साथ तुर्कों की पकड़ एक बहुत बड़े क्षेत्र में हो गई जो बिहार की सीमा को छूता था। ये दोनों ही युद्ध, चंदावर का युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध, भारत के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इन दोनों युद्धों के बाद ही उत्तर भारत में तुर्की शासन की शुरुआत हुई, या फिर भारत में इस्लामिक सल्तनत की शुरुआत हुई काफ़ी मजबूत तौर पर। अगर आपको तराइन के युद्ध के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरा पृथ्वीराज चौहान वाला वीडियो देख सकते हैं ऊपर आई बटन पर क्लिक करके, या फिर इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। साल 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई। अब जो उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो एक स्वतंत्र शासक के तौर पर अपनी सल्तनत में हुकूमत करने लगा और यही सल्तनत आगे चलकर दिल्ली सल्तनत के नाम से जानी गई। अब क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था मोहम्मद गोरी का, इसलिए उसके वंश को गुलाम वंश भी कहा गया। इसके कुछ वक्त बाद ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने कलिंजर, महोबा और खजुराहो को जीत लिया, जहां पे चंदेल शासकों का शासन था। इसके बाद ऐबक ने गुजरात को जीतकर वहां पे अपने गवर्नर को नियुक्त किया, पर जल्द ही उस गवर्नर को वहां पर हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ साथ दोस्तों, ये जो तुर्की थे ये भारत के पूर्वी हिस्से में यानी ईस्टर्न साइड में ताकतवर साबित होते जा रहे थे। अब अगर भारत के पूर्वी हिस्से की बात हो तो बख्तियार खलजी का जिक्र लाजमी है। एक तुर्की अफगानी ऑफिसर बख्तियार खलजी को बनारस से आगे के कुछ एरियाज का इंचार्ज बनाया गया और अपनी इस पोजीशन का फायदा उठाते हुए बख्तियार खलजी ने बिहार पर हमले शुरू किए। खलजी ने साल 1200 में बिहार को जीत लिया। इसके बाद खलजी ने बंगाल पर हमला किया। उस वक्त घोड़ों का व्यापार एक आम व्यापार होता था और घोड़े के व्यापारियों को देखना एक आम बात मानी जाती थी। ऐसे में बख्तियार खलजी ने एक घोड़े के व्यापारी का भेष धारण किया और बंगाल के नाडिया के नवद्वीप में महल में गया और अचानक हमला कर दिया, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। इस भेष को धारण करने का एक मुख्य कारण ये भी था कि जो बंगाल के शासक थे, सेना वंश के लक्ष्मण सेना, वो एक काफ़ी अच्छे योद्धा माने जाते थे, पर इस अचानक हुए हमले से उन्हें महल छोड़कर जाना पड़ा और साल 1204 में बंगाल के सेना वंश के लक्ष्मण सेना को हराकर बख्तियार खिलजी ने नवद्वीप को जीत लिया। पर इससे पहले ही बख्तियार खिलजी वो काम कर चुका था जिसके लिए वो इतिहास में हमेशा से बदनाम रहा। जब बख्तियार खिलजी बिहार पहुंचा तो उसने बहुत से बौद्ध संस्थानों को नष्ट करना शुरू किया और बहुत से बौद्धों की हत्या करनी शुरू की। 1190 से 1200 के बीच उसने ओदांतपुर, जो एक बहुत बड़ा बौद्ध महाविहार था, उस पर हमला किया, उसे नष्ट किया और सैकड़ों बौद्धों की हत्या कर दी।
इसी के साथ साल 1193 में बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला, जो उस वक्त के दो सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक था, दो सबसे बड़े शिक्षण संस्थानों में से एक था, उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया और वहाँ पे जितने भी बौद्ध थे उनकी हत्या कर दी। अब बात करें उस दूसरे विश्वविद्यालय की, तो वो था नालंदा विश्वविद्यालय, जो उस समय के दो सबसे बड़े शिक्षण संस्थानों में से एक था और साथ ही एक बहुत बड़ा बौद्ध महाविहार भी था। 13वीं सदी के तिब्बती साधु और यात्री धर्म स्वामिन ने लिखा है कि तुर्कों ने नालंदा को, जो दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है, उसे जलाकर राख कर दिया और पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और साथ ही उसमें जितनी भी किताबें थीं उन्हें पूरी तरह से जला दिया। कहते हैं कि इसमें 90 लाख किताबें जलाई गई थी। साल 1200 से 1202 के बीच जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया तो पहले तो उसने बहुत सारे बौद्धों की हत्या कर दी और उसके बाद कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय 3 महीनों तक जलता रहा। यानी ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, इसमें इतनी सारी किताबें थीं कि इस हमले के बाद भी 3 महीनों के बाद इसको नष्ट नहीं किया जा सका। यहाँ तक कि इतने के बाद भी आज भी आपको बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर, उसके अवशेष देखने को मिल सकते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि बख्तियार खिलजी के साथ क्या हुआ। तो वैसे तो मोहम्मद गोरी ने बख्तियार खिलजी को बंगाल के गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया था, पर वहां पर बख्तियार खिलजी एक स्वतंत्र शासक के तौर पर हुकूमत करने लगा। अब बख्तियार खिलजी ने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी ये की कि उसने असम पे ब्रह्मपुत्र वैली पे हमला कर दिया। वहीं कुछ हिस्टोरियंस और राइटर्स मानते हैं कि वो तिब्बत पर चढ़ाई करना चाहता था। ऐसे में खिलजी को तिब्बत की गुरिल्ला फोर्सेस का सामना तो करना ही पड़ा, साथ ही असम के जो माघ रूलर्स थे उन्होंने बहुत दूर तक खिलजी की सेना को अपने पीछे आने दिया। इसके बाद जब खिलजी की सेना पूरी तरह से थक गई उन असम के वॉरियर्स का पीछा करते करते, जब उनके पास खाने पीने की बिल्कुल कमी होने लगी और वो बहुत थक गए, तब उनके सामने थी एक बहुत बड़ी नदी और पीछे थी असम की वही सेना। तुर्की आर्मी की यहाँ पर बहुत बुरी तरह से हार हुई। बख्तियार खिलजी अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ वापस तो आया, पर बिगड़ते स्वास्थ्य और ताकतवर दुश्मन के सामने आखिरकार वो हार गया। वो काफ़ी बीमार हो गया और साल 1206 में उसके ही एक अमीर अली मर्दन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी। यानी जिस साल मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई उसी साल बख्तियार खिलजी की भी मृत्यु हो गई। पर इन सारी घटनाओं और दुर्घटनाओं के बीच उत्तर भारत में तुर्की सल्तनत अपनी जड़ें काफ़ी मजबूत तौर पर जमा चुकी थी। इसी के साथ इस दिल्ली सल्तनत के साथ ही भारत में इस्लामिक सल्तनत, इस्लामिक साम्राज्य की शुरुआत हुई। इसके बाद इस दिल्ली सल्तनत के बाकी वंश आते गए, जिसके बाद आया मुगल काल और इसके बाद भारत में अंग्रेज आए। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो लाइक करें। साथ ही रखिए अपना ख्याल। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। इतिहास जिंदाबाद।